थॉमस हॉब्स, जब भी ये नाम सामने आता है तो अक्सर डर और सत्ता जैसे शब्द दिमाग में आते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उनके विचार ऐसे बने ही क्यों? आज हम उनके जीवन की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसे उनके दौर के तूफानों ने, उसकी उथल-पुथल ने शक्ल दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं और डर जुड़वां पैदा हुए थे। ये हॉब्स के खुद के अल्फाज हैं। सोचिए, कोई इंसान ऐसा क्यों कहेगा? ये एक ऐसी लाइन है जो हमें सीधे उनकी जिंदगी के केंद्र में ले जाती है। यही उनके पूरे दर्शन की, उनकी फिलॉसफी की बुनियाद है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, कोई रूपक नहीं था। सचमुच हॉब्स का जन्म समय से पहले, यानी प्रीमेच्योर हो गया था। क्यों? क्योंकि उनकी माँ स्पेनिश आर्माडा के हमले की खबर से बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो एक तरह से उनकी जिंदगी की शुरुआत ही एक पूरे देश के डर के बीच हुई। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि कैसे एक हमले के बीच पैदा होने ने हॉब्स की शुरुआती जिंदगी को बनाया। 5 अप्रैल 1588, जगह की मैम्सबरी, इंग्लैंड। यहाँ एक आम से परिवार में हॉब्स का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई शांति का दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं। हवा में जंग का खौफ था। स्पेनिश आर्माडा इंग्लैंड के तट पर दस्तक दे रहा था। जरा सोचिए, ऐसे केओस, ऐसी अफरा तफरी के बीच पैदा होने का किसी बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा? बाहरी दुनिया में तो इतना केओस था, इतनी गड़बड़ थी। इसी के बीच हॉब्स ने अंदर अपने दिमाग में एक सिस्टम, एक ऑर्डर की तलाश शुरू की, और इसी तलाश ने उन्हें उनके बौद्धिक सफर पर निकाल दिया। हॉब्स बचपन से ही कमाल के थे। उनका दिमाग बहुत तेज था, खासकर भाषाओं में। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, सब पर उनकी पकड़ गजब की थी। ये सिर्फ एक एकेडमिक अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि इससे उनके दिमाग के काम करने का तरीका भी पता चलता है। उनका दिमाग हमेशा दुनिया में एक स्ट्रक्चर, एक लॉजिक ढूंढता रहता था। उनका ये इंटेलेक्चुअल सफ़र उन्हें यूरोप ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात गैलीलियो जैसे बड़े बड़े विचारकों से हुई। लेकिन शायद सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी खोज उनके लिए थी यूक्लिड की ज्योमेट्री। यहाँ उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जहाँ हर चीज़ एक लॉजिकल सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ती है। ये उनके लिए एक आहा मोमेंट जैसा था, और यही उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का ब्लूप्रिंट बना। समाज के लिए भी एक ऐसी ही रैशनल, प्रूफ बेस्ड सिस्टम बनाने की कोशिश। साल था 1637। हॉब्स वापस इंग्लैंड लौटे, लेकिन ये वो इंग्लैंड नहीं था जिसे वो छोड़कर गए थे। देश एक क्रांति की दहलीज पर खड़ा था, और ये सियासी तूफान हॉब्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1642 से 1649 तक का समय इंग्लैंड प्यूरिटन क्रांति की आग में जल रहा था। ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक बेहद क्रूर सिविल वॉर था। एक गृहयुद्ध जिसने देश को बीच से फाड़ दिया, और आखिर में राजा को ही मार डाला गया। यही वो केओस था जिसे हॉब्स ने अपनी आंखों से देखा, और जिसे वो समझने और सुलझाने के लिए दृढ़ थे। इसी उथल-पुथल के बीच से द लेवलर्स जैसे रैडिकल ग्रुप्स सामने आए। ये लोग बराबरी की बात करते थे, पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी जनता के राज की बात करते थे। ये उस वक्त के हिसाब से क्रांतिकारी विचार थे, जो पूरे पुराने सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। पर हॉब्स के लिए, उनके लिए ये विचार बेहद खतरनाक थे। उन्हें लगता था कि ये बातें समाज को और भी ज्यादा तोड़ देंगी। ऐसे माहौल में जहां क्रांति की हवा चल रही हो, हॉब्स के विचार सिर्फ अनपॉपुलर नहीं थे, वो खतरनाक माने जा रहे थे, और जल्द ही उन्हें अपने ही देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, हॉब्स ने राजशाही के समर्थन में लिखा। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड शक्ति ही इस केओस को, इस अफरा तफरी को रोक सकती है। इस स्टैंड ने उन्हें संसदीय गुट का दुश्मन बना दिया, और अब उनकी जान पर बनाई थी। अपनी जान बचाने के लिए हॉब्स को इंग्लैंड से भागना पड़ा। उन्होंने पेरिस में शरण ली। ये कोई फिलॉसफी की बहस नहीं रह गई थी, ये अब सर्वाइवल का मामला था। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था। पूरे 11 साल वो निर्वासन में रहे, देश से दूर। सोचकर देखिए, 1 दशक से भी ज्यादा अपने घर से दूर रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके विचार खतरनाक माने जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हॉब्स की इस लंबी और तूफानी जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर। साल 1669। 91 साल की उम्र में पैरालिसिस के कारण थॉमस हॉब्स इस दुनिया से चले गए। उनका शरीर तो शांत हो गया, लेकिन उनके विचार, वो विचार जो डर से पैदा हुए थे, जिन्होंने हमेशा एक ऑर्डर की तलाश की, उनकी यात्रा तो अभी बस शुरू हो रही थी। तो आखिर में हम हॉब्स के बारे में क्या सोचें?
एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजरी, जन्म से लेकर निर्वासन तक। तो क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि उन्होंने हमेशा एक शक्तिशाली शासक में सुरक्षा ढूंढी? ये सवाल हमें उनकी जिंदगी और उनकी फिलॉसफी के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने में मदद करता है। और सच पूछिए तो ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था।